हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको राइबोसोम के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइबोसोम के प्रकार के बारे में बताएंगे, राइबोसोम क्या चीज होता है। तो सबसे पहले राइबोसोम यानी कि वो हम ईआर में भी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हम पढ़े थे कि खुरदरा रफ इंडोप्लाज्मिक, वो जो रफ वाला जो चीज होता है ना इंडोप्लाज्मिक के अंदर, है ना, वही राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है। उसके बाद हम प्रकार बताएंगे कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S बनता है दो सब यूनिट से मिलकर, 30S और 50S, है ना। तो 70S हम बोल दिए और बोल रहे हैं कि एक 30S और एक 50S यानी 80S हो गया। तो ज्यादा नहीं हो रहा है। उसमें होता है क्या कि एक छोटा पार्ट है 30S, एक बड़ा पार्ट है 50S। दोनों जब मर्ज करता है तो वो दोनों जब एक साथ जुड़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो मर्ज हो जाती है। वही दोनों चीजें हम मिला करके उसको हो तो जाता है 80S, लेकिन हम 70S में ही रखेंगे। और 80S में हो गया, वो सारे चीजों को हम डिस्कशन यहाँ पे आज करेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम। तो सबसे पहले हम जब राइबोसोम की चर्चा करते हैं तो ये बिना झिल्ली का कोशिकांग है। क्या है? बिना झिल्ली का कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम बिना झिल्ली के कोशिकांग है। बिना झिल्ली यानी कि इस पे मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। हमने ईआर में बताया कि उसमें एक कोशिकीय, एकल कोशिकीय अंग है, लेकिन इसमें कोई भी झिल्ली ही नहीं है। तो है ना, तो इसमें हम लिखेंगे कि बगैर यानी कि बिना झिल्ली, बिना झिल्ली, बिना झिल्ली के कोशिकांग, बिना झिल्ली के कोशिकांग, बिना झिल्ली के कोशिकांग। ये इनको देखे थे पैलेडे साहब ने। राइबोसोम को पैलेडे साहब ने सबसे पहले देखा। ओके, पैलेडे साहब ने देखा एनिमल्स पर, है ना। सबसे पहले कहां पे देखे थे? एनिमल्स पे देखे थे। उसके बाद हम और बताएंगे कि एक क्रिश्चियन एक वैज्ञानिक थे, वो प्लांट से अगर हम लिखेंगे मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य है, ये फैक्चुअल आपके सिलेबस में है, इसलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे और इनके मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे। आपका कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा और आपका कोई काम का भी चीजें नहीं रहेगी। इसलिए हम चीजों को बिल्कुल जो सिलेबस में आपके हैं जनरल कंपटीशन के, बीपीएससी लेवल तक जितने भी हैं, वो सारे चीजों को कंक्लूज करके, काट के चीजों को, और हम यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। तो इनका मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना, है ना, प्रोटीन बनाना होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाना, है ना। हिंदी से इंग्लिश भी चीजों को, एक एक चीजों को पढ़ते जाए। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदी और इंग्लिश। मैं भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मैं जानता हूं, लेकिन आपके सामने जनरल कंपटीशन में, इसलिए कि हिंदी के बच्चे ज्यादा होते हैं और समझने में उनको मुश्किलें आती हैं, इसलिए हम चीजों को हिंदी फॉर्म में पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक एक भी चीजों को हम टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में, हिंदी में चीजों को हम बिल्कुल सीख रहे हैं और आपके सामने हिंदी वर्ड को हम लिख रहे हैं, साथ साथ में इंग्लिश को भी हम लिखते जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम हिंदी और इंग्लिश आपको मन से, साइंस को एकदम बिल्कुल बिंदास फॉर्म में आप चीजों को पढ़िए। मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मुख्य राइबोसोम इज organelles within organelles within an organelle
ऑर्गेनेल। इस पे हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनेल्स विदिन ऑर्गेनेल कहलाता है, कहने का मतलब राइबोसोम, राइबोसोम कोशिकांगों का कोशिकांग है, कोशिकांग है। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंस के रूप में है ये क्वेश्चन में। इसमें बच्चा को पढ़ने में ही कंफ्यूजन आता है, यानी कोशिकांगों का कोशिकांग, यानी कि कोशिका के भी कोशिका के अंग, है ना, कोशिका अंग के भी कोशिका अंग। इसका मतलब ये हुआ कोशिकांगों का कोशिकांग है। कहने का मतलब है कि राइबोसोम ईआर में भी हमने आपको बताया, है ना, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने आपको बताया। तो वो तो ऑर्गेनेल्स हैं ही, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, ये भी एक ऑर्गेनल्स है ना। और ऑर्गेनल्स में ये पाए जाते हैं, कहने का मतलब है कोशिकांगों का कोशिकांग, है ना, कोशिकांगों का कोशिकांग है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है। इसका हम रीजन भी बता देते हैं, ड्यू टू इन आर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म में या मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स है, यानी कोशिकांग है। अतः इसे कोशिकांगों का कोशिकांग, कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है ना। ये मेन खास करके ये रीजन हुआ क्यों कहा जाता है ऐसा। इतना क्वेश्चन डीपली में आप लोग को नहीं आएगा, ये बिल्कुल नीट कंपटीशन लेवल का ये चीज है। चीजों को घूस के पूछा जाता है, आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के जरिए हम कुछ चीजों से आगे बढ़कर निकलकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर इसको क्यों कहा जाता है। परीक्षा में मत आए, नॉलेज अपने आप में अलग एक चीज है और एग्जाम क्वालिफाइड करना अपने आप में एक अलग चीज है। नॉलेज के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं कि कुछ जहां पे लिंक बन रहा है वहां पे चीजों को हम सिनैप्स जोड़ने का काम करें। ओके, यानी कि हम तो ये चीज आप बिल्कुल से लिखेंगे। राइबोसोम आपको काम का चीज है कि ये बिना झिल्ली के कोशिकांग है ना। इसको देखा किसने, तो पैलेडे साहब ने सबसे पहले एनिमल्स पर देखा। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन बनाना। राइबोसोम ऑर्गेनेल्स का ऑर्गेनेल है, ये यहाँ तक आपके सिलेबस में है, लेकिन ये ड्यू टू नहीं है। चलिए तो इसको आप लिखेंगे। चलिए अब है कि एक हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम चीजों को यहाँ पे हम बताएं में कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये क्या किया जाए, आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, आप भाइयों बहनों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ा जाए, या इसका आंसर हम दे दें। तो हम तो ज्यादा हमको समझ में आ रहा है कि इसको क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को हम छोड़ दें। क्यों कि हम ये लेक्चर में पूरा डिस्कस्ड किया हुआ ये चीज है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, तब तक हम ये क्वेश्चन को नहीं
करेंगे, जब तक आप कमेंट्स में लिखेंगे हम आपके कमेंट्स को रीड करके देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसका आंसर दिए हैं। ओके, नोट के फॉर्म में, तो प्रोटीन तथा राइबोस आरआरएनए, यहां पे लिख दें राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरआरएनए। ओके, स्मॉल आर इंडिकेट कर रहा है इसका फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए है, तो इसको हम लिख देंगे टोटल के टोटल, यानी राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरआरएनए से मिलकर बने होते हैं। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, से मिलकर बने होते हैं। ये डायरेक्ट फैक्चुअल जो चीजें हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। है कि हमने आपको बताया कि जॉर्ज पैलेडे ने एनिमल्स पे राइबोसोम को सबसे पहले देखा, तो हम डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम एक हम टॉपिक इसलिए लिख दें ताकि आपको टॉपिक से ज्यादा इस पे ध्यान रहे, है ना। तो जॉर्ज पैलेडे ने, जॉर्ज जॉर्ज, अगर नहीं लिखना आ रहा है तो आप इसको सीखें, जॉर्ज पैलेडे के द्वारा राइबोसोम की खोज किस पे, एनिमल्स पे। हम बताए थे आपको क्या कि एनिमल के द्वारा यानी जंतु, एनिमल के द्वारा किया गया था। फिर ये नोट के फॉर्म में ही लिखेंगे। नोट नंबर 2 हम लिखेंगे कि रॉबिन्सन व ब्राउन, ओके, रॉबिन्सन व ब्राउन, BROWN ब्राउन। इसको आप ब्राउन मीन्स भूरा रंग मत मान लीजिएगा, ये नाम है साहब, है ना। ब्राउन, रॉबिन्सन भी साइंटिस्ट का नाम है ना। अब ब्राउन ने राइबोसोम को प्लांट सेल पे देखा, प्लांट सेल, है ना, प्लांट सेल के भीतर देखा, ओके, प्लांट सेल के भीतर देखा। तो दोनों एक अलग अलग ये चीजें हैं, राइबोसोम तो इन्होंने भी देखा और राइबोसोम इन्होंने भी देखा, लेकिन दोनों अलग अलग। रॉबिन्सन व ब्राउन ने राइबोसोम को प्लांट सेल के भीतर देखा, जबकि जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की खोज यानी कि देखा एनिमल के द्वारा किया गया। कितने टाइप्स होते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये टाइप्स के बारे में हम इसको बताएंगे, ओके, कि कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। एक और वैज्ञानिक थे आसाकी अनामुरो, ये भी ने प्रयोगशाला यानी कि इंग्लिश लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में राइबोसोम को क्या है, राइबोसोम को बना डाला, है ना, यानी बना दिया। तो कृत्रिम रूप से उन्होंने तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यानी कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में
प्राकृतिक रूप में चीजों को देखा, और ये जो थे असाकी अनामुरो, इन्होंने लाइव में ही चीजों को बना दिया, राइबोसोम को लाइव में ही बना दिया। इसमें हम लिखेंगे कि वेंकट रमन राधा, वेंकट रमन, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें ये जरूर पूछे जाते हैं। वेंकट रमन राधा ने राइबोसोम की व्याख्या की, ये सब ने, है ना, यानी कि जॉर्ज पायलेडो ने राइबोसोम को एनिमल्स पर देखा, प्लांट सेल पे उन्होंने देखा, उसके बाद फिर असाकी अनामुरो ने प्रयोगशाला में ही बना दिया, और अब ये है वेंकट रमन राधा ने राइबोसोम की पूरा एक्सप्लेन किया। उन्होंने तो बनाया, देखा सब, और एक्सप्लेन इन्होंने किया, वेंकट रमन राधा ने हैं। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम की हम बात करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के क्या है, प्रकार। तो राइबोसोम फर्स्ट हो गया 70S, दूसरा हो गया, हम इसको डिवाइड कर दें, दूसरा हो गया हमारा 80S, है ना। एस इज इंडिकेट, एस का मतलब क्या हो गया, एस का संकेत है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन गुणांक। ओके, ये डिपेंड करता है, एस निर्भर करता है किस पर, एस निर्भर करता है डेंसिटी व सघनता पर। जब इसको लैब में, जब हम राइबोसोम को लैब में सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करवाते हैं, तो जो ज्यादा भारी, ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा घनत्व वाली जो चीजें, जो सघन ज्यादा होता है, वो नीचे जाकर के सबसे पहले बैठता है, यानी कि इसीलिए उसको बोला जाता है कि ये जो 80 है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है। ओके, आफ्टर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो तल में सबसे पहले बैठ जाता है, सबसे पहले चला जाता है, उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है। ओके, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है, ये हम इंक्रीज का साइन दे रहे हैं। ओके, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा, नहीं तो सीधा लिख ही देते, एंड जिसका घनत्व कम होता है वह ज्यादा समय लेता है बैठने में। ओके, इसी पे हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निर्भर करता है। तो उसी के आधार पे हम 70S और 80S में चीजों को हम बताएं। अगर नहीं लिखे तो आप इसको एक बार लिख लें,
ओके, एक बार इसको चीजों को आप लिख लें। ओके, चलिए उसके बाद हम 70s और 80s को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तो बस चर्चा चला दिए, है ना। पहला है 70s और दूसरा कौन सा प्रकार हो गया? 80s। कौन सा प्रकार हो गया? 80s। दूसरा प्रकार हमारा हो गया 80s। 80s सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे कि यह प्रोकैरियोटिक यह प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसमें हम फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में, कि यह सजीव वस्तुएं, सजीव नहीं, प्रोकैरियोटिक। ओके, यह प्रोकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, ये तो फिर पुराना ही हो गया ना। यह यूकैरियोटिक पादप व जंतुओं में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल फिजिकली रूप में अगर हम अंतर देखें तो ये अंतर कि ये प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? ओल्डेस्ट वर्जन ये हमारा है। नहीं देखते हैं कि एक हमारा मोबाइल है जो सबसे पहले कीपैड मोबाइल आता था, है ना, कीपैड, टक 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 कीपैड। उसके बाद फिर आया स्क्रीन टच, है ना, स्क्रीन टच। तो चीज धीरे धीरे बढ़ते गया। जैसे ओल्डेस्ट से ओल्ड हुआ, ओल्ड से हमारा न्यू आया, न्यू से और वर्जन अच्छा आ गया। जिस प्रकार से हमारा सबसे पहले कीपैड मोबाइल था, ऐसे ऐसे करके कॉल लगाते थे। उसके बाद हमारा स्क्रीन टच आ गया, है ना, ये स्क्रीन से हमारा संपर्क होता था, तो वो टच करके हम कोई भी काम करते थे। फिर आ गया स्क्रीन टच, है ना। स्क्रीन टच और स्क्रीन टच, देखिए स्क्रीन टच का मतलब, अगर आप इसमें ये उंगली में अगर आप पॉलीथीन या कोई प्लास्टिक बांध लीजिएगा तो काम नहीं करता था। लेकिन स्क्रीन टच जब अब आ गया, है ना, तो वो कुछ भी ऐसे करो अपना स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें और बढ़ गई, यूकैरियोटिक में आ गया तो हमारा एंड्रॉयड आ गया। अब तो वर्जन ही एंड्रॉयड में भी तरह तरह के वर्जन आना स्टार्ट हो गया। वही चीजें यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यानी कि ओल्डेस्ट वर्जन, यानी कि बहुत पुराना चीज, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब चीज बहुत पुराना था। ओके, चलिए, तो 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में और या 80s यानी कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। दूसरा है कि यह छोटा और सामान्य होता है। 70s छोटा और क्या होता है? सामान्य रूप में, छोटा और सामान्य होता है, छोटा और सामान्य होता है ना। और जबकि इसमें लिखेंगे कि बड़े और विकसित यानी कि डेवलप, विकसित यानी डेवलप। इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको आप इंग्लिश बोल के चीजों को ज्यादा समझेंगे, यानी कि बड़े और विकसित रूप में होते हैं। ओके, यूकैरियोट रूप में होते हैं, है ना। ये जो इसका है 70s का, 70s 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं, है ना। 70s 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं। 2 सब यूनिट्स कौन कौन से सब यूनिट है बाबू? यहाँ पे देख लो, 50s,
और 30s। यही बताए थे ना कि ये है 70s और ये दो सब यूनिट से मिलके बना, एक 50s और एक 30s। बोलेगा सर 50s और 30s तो 80s हो गया। नहीं, ये दोनों ये फॉर्म में ऐसे हो गए, एक ऐसे फॉर्म में होते हैं और एक फॉर्म में ये कुछ छोटे होते हैं। और ये जब दोनों मिलते हैं दोस्तों तो ये ऐसे बनाते हैं। ओके, ये नीचे वाला ये हो गए, तो कुछ ये जो जुड़ा तो उसमें कुछ मर्ज हो गया ना, तो मर्ज हो गया तो शेप और साइज भी, जगह भी थोड़ा कम हो गया। तो ये टोटल ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 70s। 80s नहीं हुए, ये 70s ही दोनों मिलके बन गया। ये बड़ा था, ये कुछ बड़ा था और ये हमारा कुछ छोटा राइबोसोम 30s था। ये दोनों जब मिला तो ये हमारा 70s ही तैयार हो गया, ना कि 80s। अगर हमारा 80s को लिखा हुआ रहेगा तो नहीं, 80s नहीं। और ये देखिए डिफरेंशिएट कर देंगे, यह भी दो प्रकार के सब यूनिट, दो प्रकार के सब यूनिट से मिलकर बने हैं। तो इनका सब यूनिट क्या हो गया, पहला सब यूनिट हो गया 60s और दूसरा 40s। तो इसमें बोलिए कि तो 100s हो गया, तो नहीं, ये भी वही चीज, यानी कि 60s ये है, 40s इससे छोटा है। ये दोनों जब एक साथ मर्ज होगा तो ये और नीचे ये दोनों मिलकर के एक साथ जब कंडेंस होंगे तो ये हमारा दोनों मिलकर के फॉर्म हो गया 80s। तो ये इसमें होता है। तो ये याद जरूर रखिएगा कि कितने सब यूनिट से मिलकर बने हैं, तो दो सब यूनिट से मिलकर बने 70s, 50s और एक 30s। और ये जो है यूकैरियोटिक जो 80s वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बने 60s और 40s। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें 70s में कौन कौन से पाए जाते हैं, है ना। 70s जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों में जैसे में पाए जाते हैं, जैसे हो गया ब्लू ग्रीन अलगी, है ना, BGA जिसको हम कहते हैं, BGA ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। और ये क्या होते हैं, ये बड़े पादप, है ना, बड़े पादप व पशुओं में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका भर्जन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। यही विशेष 4 प्रकार के यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, तब तक ये सारे जितने भी 4 पॉइंट हैं, ये सारे चारों पॉइंट को आप डिस्कस करें, एक एक 4 पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे। नोट के फॉर्म में हमने आपको लिखा दिया था कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब हम एक टर्म आता है बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन यानी कि बायोलॉजी में जितने भी फॉर्म होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले DNA होता है, DNA से RNA बनाता है ना, और RNA को कहता है कि राइबोसोम, और राइबोसोम फिर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करवा देता है। इसमें सिंपल है आपके सिलेबस में
कि डीएनए एक बिल्कुल राजा की तरह व्यवहार करता है और ये इसको आदेश देता है, क्या देता है, आरएनए को आदेश देता है कि आरएनए राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए बोलो। तो यानी कर्मचारी के रूप में मैसेज पहुंचाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम से प्रोटीन यानी प्रोटीन का निर्माण ये करता है। प्रोटीन, ये सिंपल सा प्रोटीन का निर्माण करवाता है। अगर थोड़ा सा आप इससे अच्छा वर्जन में आप जाएंगे, लेकिन हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, कि डीएनए से आरएनए से राइबोसोम के थ्रू क्या, प्रोटीन, राइबोसोम के थ्रू जो प्रोटीन बनता है, इतना जो सारा प्रोसेस होता है, इसमें होता है क्या कि अगर डीएनए से डीएनए को बनाएगा, है ना, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लिख लेंगे, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस। और फिर अगर आरएनए से बोलेगा कि डीएनए बनाओ, तो उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। और ये आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो क्रिया होता है वो हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है, दैट द ट्रांसलेशन कहलाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमने आपका सिलेबस को देखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका है ना, ये बिल्कुल आपका ये है कि डीएनए से डीएनए आदेश देता है आरएनए को, आरएनए राइबोसोम से कहता है कि प्रोटीन बनाओ। तो बस ये मैसेंजर एक आरएनए का प्रयोग आपके में दिया हुआ है। तो इसमें हम एक वर्ड को लिख देंगे कि डीएनए आदेश देता है ना, वही जो चीज हुआ है उसको हम लिख देंगे सिर्फ, और विशेष कुछ नहीं। डीएनए आदेश देता है एमआरएनए के थ्रू, एमआरएनए के मैसेंजर, ये क्या हो गया, मैसेंजर यानी भेजने वाला, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। डीएनए आदेश देता है एमआरएनए के थ्रू कहता है कि सोम के जरिए प्रोटीन को बनाओ। यही नोट के फॉर्म में चीजें हैं जो बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन था, वो जो लिखा हुआ चीज था यही पे है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस ही कर दें, सेंट्रोसोम आता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम भी बिना झिल्ली के कोशिकांग है, एक टॉपिक है सेंट्रोसोम। यह भी बिना झिल्ली के कोशिकांग है, बिना झिल्ली के कोशिकांग हैं। यह भी, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। यह जो सेंट्रोसोम है, यानी कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, जिस समय सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन के समय मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है, मुख्य भूमिका निभाता है उस समय, यानी कि गुणसूत्रों को तोड़कर
अलग गुणसूत्रों को तोड़कर अलग करने का कार्य है ना। गुणसूत्र जिस समय होता है, जिस समय सेल डिवीजन होता है, तो जो क्रोमोसोम होता है ना, उसको अलग करने का काम यही सेंट्रोसोम करता है। तो ये सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा ये फीचर्स है, बहुत बड़ा फीचर्स है ये। गुणसूत्रों को तोड़कर अलग करने का कार्य करती है। एक नोट के फॉर्म में लिख लेंगे, स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम में 0+9 की संरचना की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सेंट्रोसोम एक टॉपिक था, उस टॉपिक के बारे में मेन जानकारियां हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चैप्टर में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को बताएंगे। इसको शॉर्ट डिस्कशन में हम देख लें कि यहाँ से हम पढ़ा रहे थे सारा कार्य से लेकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये सारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। एकल झिल्ली का कोशिकांग है। फिर सेकेंड स्लाइड में ये न्यूक्लियर पोर के जरिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पोर के जरिए मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, इसलिए इसको हाईवे ऑफ ऑर्गेनेल्स हम इसको बोल सकते हैं। और यार कंकाल की तरह भी, ये भी इंपॉर्टेंस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल। उसके बाद सेकेंड, कितने प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद फिर एसीआर का मुख्य कार्य क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है ना, विषाणुकारी कारक है ना, इसका हिंदी, ये डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में कार्य करता है। और क्यों करता है, इसको हमने एक्स्ट्रा आपके सिलेबस में नहीं था, चीजों को जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बता दिया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लिंकेज हो जाता है, उससे द्रव के रूप में चीजें घुल जाती हैं। और टॉक्सिक पदार्थ जब द्रव के रूप में घुल जाती हैं तो शरीर से एक्सक्रीट करना यानी बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपको बताया कि ये किस प्रकार से मेटालिक एक्टिविटी उपापचयी क्रियाएं को प्रभावित करती हैं। उसमें हम आपको बता दिए थे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का ये चीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का ये कौन कौन से ये रोग हैं। एलएसडी के दौरान लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसमें नई कोशिकाएं को भी मारना शुरू कर देती हैं। ये सारी चीजें लिंकेज के बारे में। उसके बाद फिर हमने आपको राइबोसोम के बारे में बताया, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, उसके बाद सेंट्रोसोम। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।